हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। लेक्चर की शुरुआत करने से मैं पहले बता दूं, आज की वीडियो जो है हमारी वो काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, क्योंकि अगर आप दूसरी वीडियोस देखेंगे तो बाकी सब ने जो है इस टॉपिक को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और करीबन इस टॉपिक के ऊपर मैं चाहूँ तो करीबन 20 वीडियो बना सकता था, बट वो मैंने नहीं किया है। मैंने कोशिश की है कि आपका का सारा लेक्चर एक ही वीडियो में कवर अप करे, ताकि बीच में जो है आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो। और ये वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली इस तरीके से बनाया गया है कि आपको ये वीडियो अपनी ज़िंदगी में बस एक बार देखने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद कभी भी लाइफ में अगर आपका ट्रांसमिशन मीडिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा वो सॉल्व कर दोगे, और कंप्यूटर नेटवर्किंग का, मोबाइल नेटवर्किंग का जो भी बेसिक होता है वो आपका सारा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठे साथ में, क्योंकि ये वाला जो लेक्चर है वो काफ़ी लंबा है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि कौन सा टॉपिक जो था वो मैंने अच्छे से समझा दिया और कौन सा समझाने में मैं सफल नहीं हो पाया। तो मैं कोशिश करूंगा वो आपको किसी दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो के बारे में। हम सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है, फिर उसके बाद जो गाइडेड मीडिया होता है, गाइडेड मीडिया में जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है उसके अंदर जैसे जो वॉइस ग्रेड मीडियम होता है और डेटा ग्रेड मीडियम होता है, फिर उसके बाद उनकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूटीपी एसटीपी केबल क्या होती हैं, फिर उसके बाद बाकी बचते हुए टॉपिक जिसमें कोएक्सियल केबल, सेम चीज़ें इसके बारे में, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके टाइप, फिर ऑप्टिकल फाइबर के बारे में और इसके जो भी टाइप होते हैं वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि गाइडेड मीडिया का कंपैरिजन करेंगे। मैं आपको एक पूरी की पूरी टेबल बना के दूंगा, जिस टेबल को आपने मेमोराइज़ करना है। वो टेबल आपको अगर एक बार याद हो गई तो सारी चीज़ों में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, माइक्रोवेव या टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव क्या होता है, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, रेडियो वेव्स के साथ और सैटेलाइट माइक्रोवेव, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे दो और अदर अनगाइडेड मीडिया जिसके अंदर मैं आपको इंफ्रारेड और लेज़र के बारे में बताऊंगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है। तो ट्रांसमिशन मीडिया से अभिप्राय क्या है कि कोई भी फिजिकल पाथ जो एक ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में होता है उसको ट्रांसमिशन मीडिया कहा जाता है। हमारा यहाँ पर जो ट्रांसमीटर होता है इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा, और रिसीवर का मतलब है जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन आएगी। तो इसके बीच में अगर कोई भी किसी भी तरह का पाथ होता है तो उसको हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो हमारे पास आते हैं कि वन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया ऑकर्स थ्रू अ सॉलिड मीडियम। सॉलिड मीडियम जहाँ पर जब आप है किसी को टच करके बता सकते हो कि वो सॉलिड है, सच एस कॉपर आएगा, उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल आ जाएगा, कोएक्सियल केबल आ जाएगी, हमारी ऑप्टिकल फाइबर आ जाएगा। और उसके बाद जो सेकेंड सेकंड टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया है जिसके अंदर हम बात करेंगे जो वायरलेस मैकेनिज्म के थ्रू हो, जिसके अंदर हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो इन्वॉल्व होता है, आउटर स्पेस है वो इन्वॉल्व होता है, और कहीं पर जो है वो वाटर भी जो है वो इन्वॉल्व होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है, जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर को हम ट्रांसमीटर कहते हैं, रिसीवर होता है। जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो फिजिकल लेयर के थ्रू होता है। ये हम डिटेल में जब पढ़ेंगे जब हम OSI लेयर के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बीच में जो दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए वो या तो कोई केबल मीडियम हो सकता है, या एयर हो सकता है, या वाटर हो सकता है। तो जो इस बीच वाले मैकेनिज्म का पार्ट बनेगा उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो किस तरह का होता है। ट्रांसमिशन मीडिया हमारा दो तरह का होता है, एक होता है गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया जिसको बाउंडेड मीडिया भी कह सकते हैं, और अनगाइडेड मीडिया जो हमारा अनबाउंडेड मीडिया होता है। जो गाइडेड मीडिया होता है उसके अंदर आता है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ये सारे जो पार्ट बनेंगे वो बनेंगे गाइडेड मीडिया का पार्ट। फिर आता है हमारा अनगाइडेड मीडिया के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि माइक्रोवेव क्या होता है, रेडियो वेव्स क्या होती हैं, सैटेलाइट माइक्रोवेव्स क्या होते हैं, और जो दो अदर
अनगाइडेड मीडिया है, जिसके अंदर हम लेज़र और इंफ्रारेड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाउंडेड और गाइडेड मीडिया क्या होता है। तो बात करते हैं गाइडेड मीडिया क्या होता है। गाइडेड मीडिया क्या होता है, ये एक फिजिकल मीडियम होता है जिसके थ्रू जो भी है वो सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाउंडेड मीडिया। फिर उसके अंदर क्या चीज़ें आ जाएंगी गाइडेड मीडिया में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गाइडेड मीडिया के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर आते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि गाइडेड मीडिया में ये सारी चीज़ें अगर हमें दिखने में आए तो कैसे दिखती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, कोएक्सियल केबल कुछ इस तरीके से दिखेगी, ट्विस्टेड पेयर केबल है वो इस तरीके से दिखती हैं। फिर उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स की बात की जाए तो वो इस तरीके से दिखती हैं। ये बस एक ओवरव्यू है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल एक फिजिकल मीडिया होता है जिसके अंदर क्या होता है, 2 वायर जो होती है हेलिकल स्ट्रक्चर में इस तरीके से क्रॉस आउट होती है। हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे कोई भी रस्सी हो और आपस में उसको ऐसे क्रॉस करके बना रखा हो। और लड़कियों के लिए तो एग्जाम्पल है उनकी चुटिया वाला जो एग्जाम्पल, जिसे चुटिया बना देते हैं और उसको इस तरह के एक इधर एक उधर एक उधर एक उधर कर देते हैं, तो वो भी क्या होती है, एक ट्विस्टेड पेयर में होती है। तो ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। उसके अंदर एक के अंदर हमारे पास कॉपर वायर होगी और दूसरा जो पार्ट होगा वो उसके ऊपर जो इंसुलेटेड मटेरियल जो चिपका हुआ होगा वो होगा। फिर वो कुछ हमें इस तरीके से दिखता है, जैसे जैकेट जो हो गया, जैसे अपर लेयर है उसके अंदर 2 वायर हैं जिसके अंदर जो भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है वो हेलिक्सिकल स्ट्रक्चर में या हमारे डीएनए स्ट्रक्चर में है इस तरीके से हो। और ये वाली जो आपको बेयर वायर दिख रही हैं, तो ये वाला जो है हमारा वो कॉपर वायर है। तो ये हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल कुछ इस तरीके की दिखती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल है वो जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं। कि ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो जनरली टेलीफोन लाइन के थ्रू अगर हमें कोई कम्युनिकेशन करना हो तो उसमें किया जाता है। और आज के टाइम पे जो ईथरनेट जो हमारा लैन होता है उसके अंदर भी कनेक्ट करने के लिए हम जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है हमारी वॉइस ग्रेडेड मीडियम। वॉइस ग्रेडेड मीडियम जिसके अंदर जो हमें डेटा है वो बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। जैसे मुझे किसी के पास टेलीफोन कॉल करनी है तो सिर्फ कॉलिंग का डेटा रहेगा, तो वो बहुत कम होता है। तो उसके लिए मैं थोड़ी पतली वायर भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा कि कहीं पर अगर टेलीफोन लगा हुआ है तो उसके अंदर एक पतली सी केबल आती है जिसके अंदर 2 वायर होती हैं। तो उस तरह की जो केबल होती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है और वो वॉइस ग्रेडेड मीडियम होती है। इसके अपोजिट जो दूसरी वायर आती है वो आती है डेटा ग्रेडेड मीडियम, जिसके अंदर जो हमें किसी भी नेटवर्क को बनाते हैं तो उस टाइम पर ज़रूरत पड़ती है। तो इसको आपने देखा होगा, जो आपके स्कूल में या आपके आस पड़ोस में कहीं पर भी इंटरनेट लगा हुआ है तो आपको पता होगा कि इतनी मोटी केबल होती है, उसके अंदर 8 वायर होती है। वो 8 वायर आपस में ऐसे क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर में या मैं कहूँ स्पायरल स्ट्रक्चर में होती है। तो वो वाली जो वायर होगी उसको कहेंगे हम डेटा ग्रेडेड मीडियम। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल की एडवांटेजेस क्या होती हैं। तो एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही सिंपल है। दूसरी एडवांटेज है वेरी इजी टू इंस्टॉल। तीसरी है कि फिज़िकली फ्लेक्सिबल होती है, जहाँ चाहूँ मैं वहाँ मोड़ सकता हूँ इसको। इसका लो वेट होता है क्योंकि 2 ही वायर होती हैं और कॉपर भी थोड़ा सा होता है, तो वेट जो है इसका लो ही रहेगा। फिर उसके बाद आता है इजीली कनेक्टेड। जैसे आपने देखा होगा 2 वायर यहाँ से चिलो यहाँ से चिलो, आपस में ऐसे करके कनेक्ट कर दो, वो जॉइंट हो गया। जो अगली इसकी एडवांटेज है वो क्या है, ये इनएक्सपेंसिव होती है क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। डिसएडवांटेज में सबसे पहले क्या है, हाई एटेन्यूएशन ड्यू टू विच इनकैपेबल ऑफ कैरिंग सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। सबसे पहले जो वर्ड यहाँ पर आता है वो आता है एटेन्यूएशन का। आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा एटेन्यूएशन क्या है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो मैं बता देता हूँ। एटेन्यूएशन का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी सिग्नल जैसे वो दूर चला जाता जाएगा वो सिग्नल अपनी स्ट्रेंथ खो देता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वायर है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन करने के लिए उसके बीच में कुछ भी भेजता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ से करंट भेजता हूँ 5 वोल्ट का या 50 वोल्ट का, तो इधर आते ही अगर मुझे दूसरे एंड पर क्या होता है वो सेम टू सेम रिसीव नहीं होता है। उसका कारण होता है उसका रेजिस्टेंस। और अगर मैंने यहाँ से 5 वोल्ट भेजा है तो सपोज़ करो मेरे को यहाँ पर जो है कुछ एक डिस्टेंस पर मुझे 4 मिलेगा, उससे अगर लॉन्ग डिस्टेंस कर लूँगा तो 3 मिल जाएगा, उससे भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस कर लूँगा तो वो करंट ही ख़त्म हो जाएगा।
इस तरीके से जो ये मैकेनिज़्म होता है जिसके अंदर एक वायर के थ्रू अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर करंट भेजता हूँ और वो करंट जो है सिस्टमेटिकली डिग्रेड हो जाता है या किसी भी लॉजिक के थ्रू डिग्रेड होता रहता है, तो उसको एटेन्यूएशन बोलते हैं। तो इसका मतलब है ट्विस्टेड पेयर केबल में जैसे ही मैं लेंथ इंक्रीज करूंगा हाई एटेन्यूएशन बनता चला जाएगा और वो क्या करेगा, जैसे मेरा जो सिग्नल होगा उसको ख़त्म करता चला जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ है, इसके थ्रू अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है तो मैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन नहीं कर सकता हूँ। ये सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद जो बारी आती है इसकी जो दूसरी डिसएडवांटेज है वो है इसकी लो बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कल के मैंने आपको क्लास में बताया था कि बैंडविड्थ क्या होता है कि जिस चैनल के थ्रू जितना ज़्यादा डेटा भेजा जा सकता है, तो इसकी जो बैंडविड्थ है वो काफ़ी लो होती है। यानी कि बहुत सारा डेटा है, अगर आपके टाइम पे अगर आप GBPS या MBPS का कनेक्शन करें तो वो इस टाइम पर इनके ऊपर बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है, मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ 1 MBPS टू 10 MBPS। तो आपका जो इसके अंदर जो डेटा रेट बनेगा वो मैक्सिमम बनेगा 1 से लेकर 10 MBPS, और आज के टाइम पे जो हम कनेक्शन यूज़ करते हैं वो GBPS तक का होता है। तो इस वजह से जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल को अभी भी यूज़ किया जाता है, बट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ये केबल जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है। जैसे मुझे अपने घर में अगर कोई भी लैन एस्टेब्लिश करनी है तो उसके अंदर मैं जो भी केबलिंग यूज़ करूँगा वो सारी जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल की ही बनाऊँगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल की टाइप क्या होती हैं। ये जो होता है हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और एक होता है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो अनशिल्डेड में क्या रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जैकेट होती है, उसके अंदर दो वायर होती हैं, आपस में स्पायरल स्ट्रक्चर होता है और डायरेक्ट जो है यहाँ पर कॉपर वायर आ जाती है। अगर मेरे पास कोई इस तरह की वायर है तो उसको अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। इसके अपोजिट अगर मेरे पास कोई ऐसी वायर है जिसके अंदर जैकेट है और इसके अंदर जो है एक तरह की मेटल शील्ड है या कोई भी कवर है और उसके अंदर जाकर दो वायरें हुए, तो वो कौन सी वायर कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारी शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो वो जो केबल है वो दिखने में कुछ इस तरीके की दिखेंगी कि अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है वो आपको इस तरीके की दिखेगी। यहाँ पे देखिए जैसे स्पायरल स्ट्रक्चर में है, और ये जो है हमारी रियल में आज के टाइम पे यूज़ होती है। और दूसरी जो हमारे शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, इसके अंदर जैसे एक मेटल की जो है वो फॉइल आ जाती है, जैसे आपका एल्यूमिनियम फॉइल होता है, तो उस तरह की एक फॉइल होती है इसके अंदर, तो उसको बोलता है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब हमने देख लिया है कि हमारी शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कैसे होती हैं। अब हम बात करते हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारी जो अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है वो क्या काम आती है। तो अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर जो है हमारी वो है जनरली हम यूज़ करते हैं टेलीकम्युनिकेशन में, और इसकी जो कैटेगरी जो हम आज के टाइम पे यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, कैटेगरी 1 जिसको टेलीफोन लाइंस के लिए यूज़ किया जाता है। कैटेगरी 2 की अगर जो होगी वो क्या करेगी, अप टू 4 MBPS का कनेक्शन जो है वो सपोर्ट कर सकती है। फिर कैटेगरी 3 के अंदर 16 MBPS, कैटेगरी 4 के लिए जो है वो 20 MBPS का, और इसको जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में भी यूज़ किया जाता है। जैसे आपके शहर में आपने देखा होगा कोई अगर इंटरनेट प्रोवाइडर है और वो फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ नहीं कर रहा है तो वो इस अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जो वो नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है। फिर उसके बाद कैटेगरी 5 की जो आती है उसके अंदर जो डेटा कैरिंग स्पीड होती है वो 200 MBPS तक की होती है। तो आपने सुना होगा कि हमारे पास कैट केबल होती है, कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4। अगर आप कभी भी मार्केट में जाते हो और केबल लेने जाते हो तो आपसे यही पूछेगा कि कौन सी कैट केबल चाहिए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, इनका प्राइस सेट होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की एडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज हमारी क्या होगी, ये चीप है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया पतली सी कॉपर वायर है, प्लास्टिक भी कम है, तो ये चीप है। इंस्टॉलेशन ऑफ द अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर इज ईजी। इंस्टॉलेशन ऐसे ही ईजी है क्योंकि वही आपको दो वायरें लेनी है और दो वायरों के साथ काम करना है। और इसका जो यूज़ है वो हाई स्पीड लाइन के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपका अगर कोई भी लैन होता है, आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होता है या स्कूल होता है, तो उसके अंदर जो है वो यही वाली वायर जो है वो यूज़ की जाती है। फिर उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस के बाद, तो सबसे पहले हमारी जो डिसएडवांटेज आती है वो क्या आती है, दिस केबल कैन बी यूज्ड ओनली फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। क्योंकि हमने पढ़ा था जो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है उसमें एटेन्यूएशन होता है और इसको जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता।
फिर उसके बाद बात करते हैं हम शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, जो भी मेरी वायर होती है उसके ऊपर जो है एक मेटल का फॉइल के जैसे जो हम लपेट देते हैं, जिसको लपेटने से क्या होता है, जो एटेन्यूएशन है हमारा वो मॉडरेट हो जाता है और जो इसकी डेटा कैरिंग कैपेसिटी है वो सेम रहती है, बट जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आपको दिखने में जो है वो शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो अब हम बात करते हैं जो शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है उसकी एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि कॉस्ट ऑफ शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ नॉट वेरी हाई। जो बाकी केबल है उसके कंपैरेटिवली जो है इसका प्राइस वो बहुत ज़्यादा लो है। फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन इजी है, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर केबल का इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा इजी रहता है। फिर उसके बाद बारी आती है हायर कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। जो शिल्डेड की जो शिल्ड लगाने से फ़र्क पड़ेगा वो ये फ़र्क पड़ेगा कि जो डेटा है वो काफ़ी डिस्टेंस तक जो है इसमें भेजा जा सकता है। फिर उसके बाद बारी आएगी कि प्रोवाइड हायर डेटा रेट ऑफ ट्रांसमिशन एज़ कम्पेयर टू अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें जो है वो चैनल कैरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो इसकी पहली डिसएडवांटेज के बारे में हम बात करते हैं कि ये क्या है, ये जो हमारी है वो एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू यूटीपी एंड कोएक्सियल केबल। फिर उसके बाद क्या है कि इसमें जो है वो हायर एटेन्यूएशन रेट रहता है, जिसकी वजह से जो है हमारा जो इसको यूज़ अगर मैं करता हूं तो मुझे बहुत सारे जो है वो रिपीटर लगाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम अपनी कोएक्सियल केबल के बारे में। तो कोएक्सियल केबल आपने अपने घर में देखी होगी, जो भी आप केबल नेटवर्क अगर यूज़ करते हैं तो एक मोटी सी केबल आती है काले रंग की, तो आपने वो देखी होगी। वो केबल दिखने में कुछ इस तरीके की रहती है कि यहाँ पर जो है एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है, उसमें एक स्ट्रेट मेटल वायर होती है जिसको कॉपर वायर कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी सिल्वर वायर की या कॉपर वायर की जो है वो शिल्डिंग हो सकती है। अगर सिल्वर वायर की अगर शिल्डिंग रहेगी तो उसका प्राइस कॉपर वायर के कंपैरेटिवली जो है वो कम होगा। फिर उसके बाद ये प्लास्टिक की कवर ऐसी हो जाती है। तो आपने जो देखा है बेसिकली वो केबल क्या है, उसके अंदर जैसे ये हमारा इनर कनेक्टर हो जाता है, ये हमारा इनर कंडक्टर हो जाता है और ये हमारा जो है इंसुलेटर हो जाता है। जो प्लास्टिक का मेटल है जो वो इंसुलेटर हो जाएगा, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक कवर आ जाएगी और ये क्या होती है, आउटर कंडक्टर शील्ड होती है। तो इस शील्ड का हमें फ़ायदा क्या मिलता है, तो कोएक्सियल केबल जो है हमारी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉमनली ट्रांसमिशन मीडिया में यूज़ होती है, जिसके अंदर हमें अगर टीवी देखते हैं तो टीवी देखने के लिए जिस केबल का यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड वो है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का नेम ही इसको स्पेसिफाई कर देता है कि दो एक्सेस जो है वो साथ साथ चलेंगे, एक जो जिसके थ्रू हमारा जो डेटा होगा वो चल रहा है और एक उसका जो शील्डिंग कर रखी है। फिर उसके बाद क्या है, इसकी जो बैंडविड्थ है वो ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम और बात करते हैं कि तो जो कोएक्सियल केबल है वो उसका जो इनर कंडक्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो कॉपर का बना होता है और जो आउटर कंडक्टर है वो किसका होता है, एक कॉपर मैश का बना होता है। मैश का मतलब एक जाल सा बना होता है। फिर उसके बाद जो मिडल कोर होता है वो एक नॉन कंडक्टिव मैटर का बना होता है और जो दोनों को सेपरेट करता है, एक इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर के, जो सेपरेट करता है इनर और आउटर कंडक्टर को। फिर उसके बाद क्या होता है, द मिडल कोर जो यानी कि जो बीच वाली वायर है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा ट्रांसफरिंग। जो सारा का सारा डेटा ट्रांसफ़र होगा वो किसके थ्रू होगा, वो मिडल कोर के थ्रू होगा। वेयर एज कॉपर मैश प्रिवेंट फ्रॉम द EMI यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है उसको रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वो मैश यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कि कोएक्सियल केबल के जो स्टैंडर्ड हैं वो कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। तो कोएक्सियल केबल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो नाम दिया जाता है वो रेडियो गवर्नमेंट रेटिंग के कॉरस्पॉन्डिंग जो है इसका नाम दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हर एक RG नंबर है वो क्या करता है, एक यूनिक फिजिकल स्पेसिफिकेशन को मेंशन करता है, जिसके अंदर क्या होगा कि उसकी वायर का गेज कैसा है, इनर कंडक्टर कैसा है, उसकी थिकनेस कैसी है,
जो इंसुलेटर है उसका टाइप क्या है, और जो उसको बनाने के लिए जो शील्ड लगी हुई है उसका साइज़ क्या रहेगा, और उसकी आउटर कास्टिंग जो है वो कैसी रहेगी। तो जो स्टैंडर्ड जो है वो डिफ़ाइन किए जाते हैं वो ये होते हैं, जैसे रेडियो गवर्नमेंट 59 की बात करूं तो जो आपके घर में केबल टीवी के लिए यूज़ होता है तो वो RG59 जो है उसका नाम है, उसका इम्पिडेंस जो रहेगा वो 75 ओम का रहेगा। फिर उसके बाद है RG59 की अगर बात करूं तो ये थिन ईथरनेट में यूज़ होती है, और RJ11 जो है वो थिक ईथरनेट के अंदर यूज़ होती है। फिर हम बात करेंगे कि कोएक्सियल केबल के कनेक्टर कैसे होते हैं। तो जो कोएक्सियल केबल के कनेक्टर होते हैं उसको जो बोला जाता है वो BNC कनेक्टर बोला जाता है। BNC यानी कि बॉयंट नाइल कंसीलमेंट जो था, इसके ऊपर जो थे इसके कनेक्टरों के नाम रखे गए हैं। और ये जो कनेक्टर होते हैं हमारे पास 3 तरह के होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा BNC कनेक्टर, फिर दूसरा आता है BNC-T कनेक्टर, और उसके बाद क्या आता है हमारा BNC टर्मिनेटर। तो जो सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा है तो ये BNC कनेक्टर है। फिर उसके बाद जो आपको दिख रहा है वो BNC जो T टाइप जो है वो कनेक्टर होता है, और जो तीसरा हमारे पास है वो क्या है हमारा टर्मिनेटर है। तो ये सारा था हमारा कोएक्सियल केबल के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एडवांटेजेस से। एडवांटेज क्या है, इसकी बैंडविड्थ जो है वो काफ़ी हाई रहती है। दूसरी एडवांटेज क्या है, इसको लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद आती है ये जो ट्रांसमिट सिग्नल करती है वो हायर रेट के साथ करती है, जिसकी रेट अप टू 10 Mbps हो सकती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो इसकी नॉइज़ इम्यूनिटी यानी कि जो बाकी चीज़ों से इफ़ेक्ट होने वाली क्षमता है वो काफ़ी हाई है, यानी कि बाकी और सिग्नल से इसका सिग्नल जो है वो डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब नहीं होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन विदाउट डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब है जो आप डेटा ट्रांसमिट करते हो तो उसमें बहुत कम जो है वो एरर आता है। फिर ये कहता है जो इसका स्पैन होता है वो लॉन्गर डिस्टेंस और हाई स्पीड के लिए जो है वो बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। फिर उसके बाद इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं उसके अंदर हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या होता है कि सिंगल केबल फेलियर, अगर बीच में मान लो कहीं से भी केबल फेल हो जाती है तो वो क्या करती है पूरे के पूरे नेटवर्क को ख़राब कर देगी, और वो फाइंड आउट करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इसकी अगर मैं एज़ कंपैरिजन बात करूँ ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ तो जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। फिर उसके बाद क्या है, इफ़ द शील्ड इज इम्परफेक्ट इट कैन लीड टू ग्राउंडेड लूप। अगर मान लो इसके अंदर अगर शील्डिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हुई है तो ऐसा हो सकता है कि आपका सारा का सारा सिग्नल जो है वो ग्राउंड में चला जाए और आपको सिग्नल मिले ही ना। अब हम बात करेंगे जो कोएक्सियल केबल होती है हमारी उसकी टाइप क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो टाइप आती है जिसको बेस बैंड या थिननेट यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर जो कोएक्सियल केबल हम यूज़ करते हैं तो उसका इम्पिडेंस जितना होता है तो उसका इम्पिडेंस होता है हमारा 50 ओम, और जिसको जो डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है लैन के अंदर, और जिसके अंदर जो है वो सिग्नल जो होगा वो सिंगल सिग्नल ही ट्रांसमिट होगा और जिसको बहुत हाई स्पीड के साथ भेजा जा सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो इसका जो सबसे मेजर ड्रॉबैक है उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है। तो जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है, अगर मैं इस चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन यूज़ करता हूँ तो मुझे जो है एम्पलीफायर यूज़ करना पड़ता है, और वो भी हर 1000 फीट के बाद। तो थिननेट को हम किस नाम से जानते हैं, थिननेट को हम 10^2 के नाम से भी जानते हैं। 10^2 है, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो मैक्सिमम डिस्टेंस तक इस केबल को यूज़ किया जाता है वो होता है 200 मीटर, बट उसके अंदर भी है जो है हमें 15 मीटर जो है वो घटा देते हैं। थिननेट को जो मैक्सिमम लेंथ तक हम यूज़ कर सकते हैं वो है हमारी 185 मीटर। फिर उसके बाद जो इसके लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है वो RG58 होता है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि थिननेट केबल और लैन नेटवर्क के साथ यूज़ होता है। फिर उसी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो दूसरी टाइप होती है कोएक्सियल केबल की वो होती है हमारी ब्रॉडबैंड और थिकनेट, जिसको हम यूज़ करते हैं हमारे केबल टेलीविज़न के ट्रांसमिशन के लिए, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है एक ही बार में बहुत सारे सिग्नल जो है वो आपस में भेजे जा सकते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी के, और
जो ये डिस्टेंस कवर करती है वो बेस बैंड के कंपैरिजन ज़्यादा होता है। जो हमारी ब्रॉडबैंड और थिकनेट है उसको हम जानते हैं 10/5 सिस्टम के थ्रू, जहाँ पर 10 जो है वो उसकी स्पीड बताता है कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है वो 10 Mbps है, और यहाँ पर जो 5 डिनोट करता है वो ये करता है कि मैक्सिमम लेंथ जो यूज़ की जा सकती है डेटा कम्युनिकेशन के लिए बिना कोई एम्पलीफायर लगाए तो वो इसकी 500 मीटर है। फिर उसके बाद जो इस स्टैंडर्ड को जाना जाता है वो RJ8 स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है। तो अब तक हमने जो है वो 2 गाइडेड मीडिया कवर अप कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने ट्विस्टेड पेयर को, उसके पार्ट को, उसके टाइप को, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को कवर अप कर लिया है। दूसरा पार्ट जो हमने कवर अप कर लिया है वो था कोएक्सियल केबल की किस तरह की होती है, क्या होती है, उसके एडवांटेज क्या होती हैं, डिसएडवांटेज क्या होती हैं। आई होप कि आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहे होंगे और साथ में बहुत ही ध्यान से इस लेक्चर को सुन रहे होगे। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी शुरुआत करते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो ऑप्टिकल फाइबर वो क्या होती है, दिखने में कुछ इस तरह की होती है कि इसके अंदर जो है एक्चुअल में जो है वो यहाँ पर ग्लास की जो वायर होती है वो यूज़ होती है। बाकियों के अंदर जो था हमारी कॉपर वायर यूज़ होती थी, बट इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यूज़ होती है वो होती है ग्लास। और ऐसे ही एक वायर होती है, और इसके अंदर भी क्या होता है आपकी मल्टीपल वायर हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है जो आप ये ग्लास यूज़ कर रहे हो इसके अंदर भी बहुत सारी वायर हो। तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है। ये हमारी ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती हैं, जिसके अंदर जो हम सिग्नल भेजते हैं वो लाइट की फॉर्म में भेजा जाता है। फिर उसके बाद क्या है, ऑप्टिकल फाइबर क्या यूज़ करती है, ये लाइट का जो रिफ्लेक्शन का मैकेनिज़्म है उसको यूज़ करती है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक जो ग्लास या प्लास्टिक का जो भी वायर होगा उसको हम सराउंड कर देते हैं क्लैडिंग के साथ, जो क्या होती है एक डेंस प्लास्टिक हो सकती है या ग्लास भी हो सकता है। तो वो आपको कुछ इस तरीके की जो बीच वाला जो हमारा हिस्सा है ये ग्लास या प्लास्टिक का हो सकता है। सेंडर क्या करेगा, यहाँ से लाइट डालेगा, इसी को जो है हम लाइट की रिफ्लेक्शन को यूज़ करेंगे, और ये जैसे ही इस रिसीवर को मिलेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या है, इसका जो भी सिग्नल होगा वो यहाँ से सेंड हुआ, ट्रैवल हुआ, और यहाँ पर जो है वो रिसीव हो गया। फिर यहाँ पर क्लैडिंग का मतलब क्या है, जो उसकी कवरिंग कैसी है, वो कवरिंग जो होगी वो इस वाले जो मटेरियल जो होगा, ये हमारा जो मटेरियल है इससे डेंस होगी। फिर उसके बाद करते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस चीज़ का यूज़ करता है, जो डिफरेंस होता है डेंसिटी के बीच में, दो मटेरियल की डेंसिटी के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है एक लाइट की बीम जो है वो मूव होगी अलग अलग हिस्सों में, और उसकी कोर से लग के वो क्या होती रहेगी, रिफ्लेक्ट होती रहेगी। उस चीज़ का जो है वो बेसिकली यूज़ करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी यही बताया था कि सेम मैकेनिज्म होगा और इसी को वो यूज़ करेगी। यहाँ देखिए, यहाँ जो है एक एक्चुअल में ये मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है वो जो है यहाँ पर शो कर रखा है कि जैसे ये आप कोई भी एक ग्लास की पाइप ले लेते हो और किसी भी लेज़र से यहाँ पर लाइट मारोगे तो आप देखोगे कि वो लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से वो ट्रैवर्स कर रही है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो है वो सेम मैकेनिज्म जो है वो यूज़ होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर की एडवांटेजेस के बारे में। तो एडवांटेजेस क्या है, हायर बैंडविड्थ है, बहुत हायर है एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने भी केबल आई हैं उनमें से सबसे हायर है। आपका जो है सिग्नल एटेन्यूएशन तो है इसमें बहुत कम है, क्योंकि लाइट जो है वो यूं की यूं ट्रैवल होगी, लाइट तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर जाकर ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, क्योंकि बीच में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से और लाइट का तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो उससे कोई भी डिफरेंस जो के ऊपर नहीं पड़ता। फिर उसके बाद बात करते हैं रेजिस्टेंस टू कोरोसिव मटेरियल, यानी कि इसके अंदर जैसा कि बाकी और मटेरियल हम यूज़ करते हैं, कॉपर यूज़ करते हैं, सिल्वर यूज़ करते हैं, तो टाइम के साथ साथ क्या होता है उसमें जंग लग जाता है और जंग लगने से वो केबल ख़राब हो जाती है। इस तरह का कोई भी इशू जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के साथ नहीं होता। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो है बहुत लाइट वेट होती है, क्योंकि मेटल तो आपका है ही नहीं और मेटल के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्लास होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है। फिर उसके बाद क्या है, ग्रेटर इम्यूनिटी ऑन टैपिंग, तो ऐसा भी नहीं है कि उसको ऐसे ऐसे मरोड़ के आप तोड़ सकते हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाई जाती हैं।
फिर बात करते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहली जो आती है वो आता है जो इसका इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस है। उसके लिए आप बाकी और केबल को तो खुद आदमी हाथ से कर सकता है, बट ऑप्टिकल फाइबर की अगर मैं बात करूँगा तो ऑप्टिकल फाइबर को आप ऐसा नहीं होगा कि आप अपने हाथ से तारे जोड़ दोगे। इसके लिए स्पेशल मशीन रहेगी, स्पेशल डिवाइस आपका रहेगा, स्पेशल टेक्निक होगी। और जहाँ पर तीन चीज़ें स्पेशल आ जाती हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। जो दूसरी इसकी डिसएडवांटेज क्या है वो है यूनिडायरेक्शनल लाइट प्रोपेगेशन, यानी कि इसमें जो लाइट जाएगी वो एक ही एंगल से जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक लाइट वहाँ से जा रही है और एक लाइट यहाँ से आ रही है, आप उसको साइमल्टेनियसली रीड नहीं कर पाओगे। फिर अगले डिसएडवांटेज क्या है, हायर कॉस्ट। आप देखिए यहाँ पर जो है, अगर इससे पहले जितनी भी केबल आई उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसको आप ह्यूमन हैंड से जोड़ सकते थे, बट जब मैं बात करूँगा कि फाइबर ऑप्टिक्स की, फाइबर ऑप्टिक्स को आप हाथ से नहीं जोड़ सकते हो। तो इसको जोड़ने के लिए, इसका कनेक्शन बनाने के लिए जो है वो स्पेशल तरह की मशीनें आती हैं। और जहाँ पर स्पेशल वर्ड आ जाता है वहाँ पर क्या है, कोई भी एक मशीन लगते ही जो पूरे का पूरा मैकेनिज्म हो उसकी कॉस्ट जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी कॉस्ट जो है वो हायर है और बाकी सारी चीज़ें हायर थी। हमारी बैंडविड्थ हायर थी, सिग्नल एटेन्यूएशन लो था, इम्यूनिटी थी, करेसिवनेस से जो रेजिस्टेंस था और जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन थी, सारा हायर था। इसके साथ साथ इसकी कॉस्ट भी हायर थी एज़ कंपेयर टू बाकी केबल के हिसाब से। फिर हम बात करते हैं हमारी फाइबर ऑप्टिक्स की टाइप क्या होती हैं। तो सबसे पहली आती है हमारी मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर, जिसके अंदर क्या होता है, मल्टी मोड प्रोपेगेशन होता है। अब जो फाइबर ऑप्टिक होती है उसके अंदर दो तरीके से जो होता है हमारा प्रोपेगेशन होता है। एक होता है स्टेप इंडेक्स, जिसके अंदर हम जो है हर एक की वैल्यू जो है वो सेम लेवल पर रखते हैं। और दूसरा क्या होता है, ग्रेडेड इंडेक्स, जिसके अंदर जो है साइनोसोडियल वेव की जो फॉर्मेट होती है वो फॉलो करती है जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करती है। तो इसके थ्रू अगर मैं बात करूं कि हमारी मल्टी मोड फाइबर केबल के थ्रू, तो उसके अंदर जो है वो लाइट जो है वो मल्टी डायरेक्शन से डाली जाती है और इस डायरेक्शन से डाली जाती है कि वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना करें। फिर बात करते हैं हम इसकी दूसरी टाइप के बारे में, जो कि है हमारी सिंगल मोड। यह क्या यूज़ करती है, ये हमारी स्टेप इंडेक्स फाइबर यूज़ करती है और ये क्या होती है, हाईली फोकस्ड सोर्स ऑफ लाइट को यूज़ करती है, ना कि लो फोकस वाली को। और इसको जो है बहुत, इसके अंदर जो एंगल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और ये नियरली अगर इसको चेक किया जाए तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के जैसे बन जाते हैं। फिर इसके अंदर जब इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है तो इसका जो डायमीटर लिया जाता है वो बहुत छोटा लिया जाता है एज़ कंपेयर टू मल्टी मोड, और इसकी जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी लोअर होती है। तो दिखने में अगर मुझे वायर दिखेगी तो इस तरीके से ऐसे लगेगा जैसे एक सिंगल सोर्स से लाइट आ रही है और वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहुंच रही है रिसीवर के पास। फिर उसके बाद आते हैं जो फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए कनेक्टर यूज़ होते हैं, तो वो कौन से कनेक्टर यूज़ होते हैं ये आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसका कनेक्टर कैसा होता है। और लोग जो है वो सारा बेसिक से टॉपिक डिटेल में पढ़ लेते हैं, बट ये वाली चीज़ पढ़ना भूल जाते हैं। और इसी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आया हुआ था एचटेट की जब बात हुई थी, तो एचटेट के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ था तो वो यही क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसके अंदर जो हमारे तीन टाइप के जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर कनेक्टर यूज़ होते हैं, और वो जो कनेक्टर हमारा एससी कनेक्टर होता है, एसटी कनेक्टर होता है और एक एमटीआरजे कनेक्टर होता है। तो जो सबसे पहला जो हमारा कनेक्टर होता है जिसको एससी कनेक्टर या सब्सक्राइबर चैनल बोला जाता है, तो एचटेट के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो इसकी यही फुल फॉर्म आई थी कि एससी कनेक्टर का नाम क्या होता है। तो वो सब्सक्राइबर चैनल था और इसको जो यूज़ किया जाता है वो अगर केबल टीवी के अंदर अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ फाइबर ऑप्टिक्स तो उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे आपने बेसिकली देखा होगा कि पुश एंड पुल मैकेनिज्म होता है वो इस लॉक में बना होता है। फिर दूसरा जो हमारा कनेक्टर होता है वो होता है हमारा एसटी कनेक्टर, स्ट्रेट टिप कनेक्टर, और इसको जो है वो केबल टीवी कनेक्ट करने में ही यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद जो अगला कनेक्टर होता है हमारा वो होता है MTRJ कनेक्टर, और जो क्या होता है बिल्कुल सिमिलर होता है जैसा हमारा RJ45 कनेक्टर होता है। तो आपको कमेंट में बताना है कि RJ45 कनेक्टर हमारा क्या होता है और कहाँ पर इसको आपने देखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, ये इसके बारे में आपने कमेंट ज़रूर करना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गाइडेड मीडिया के
पूरे के पूरे कंपैरिजन के बारे में। तो जितना हमने पढ़ा था उस सब का जो है सारा का सारा कंपैरिजन ये है कि गाइडेड मीडिया जो है आपका, हमने पढ़ा कि हमारा 3 तरह का गाइडेड मीडिया होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स। उसके अंदर जो सब टाइप थी वो अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल था, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल थी, थिन नेट था, थिक नेट था, सिंगल मोड फाइबर थी और मल्टी मोड फाइबर थी। फिर उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि कितनी मैक्सिमम लेंथ तक इसको यूज़ किया जा सकता है। तो हमारा जो यूटीपी था उसको 100 मीटर तक, एसटीपी को 100 मीटर तक, थिन नेट को 185 मीटर तक, थिक नेट को 500 मीटर तक, सिंगल मोड फाइबर को 2 किलोमीटर तक और मल्टी मोड को जो है वो 100 किलोमीटर तक जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो जो बैंडविड्थ सपोर्ट की जाती है, जैसे कैट 6 केबल की बात करूं तो 40 Gbps तक की बैंडविड्थ को सपोर्ट कर सकता है। फिर उसके बाद एसटीपी की जो होगी वो 500 Mbps है। कोएक्सियल केबल में जो मैक्सिमम बैंडविड्थ होती है वो दोनों में 10 Mbps होती है। फिर उसके बाद सिंगल मोड की जो बैंडविड्थ होती है वो होती है हमारी 100 Mbps और मल्टी मोड के अंदर यही जो है वो 2 Gbps तक चली जाती है। फिर इंस्टॉलेशन हमें पता है कि यूटीपी को करना सबसे आसान है, थिन नेट को करना आसान है। इसके कंपैरिजन अगर एसटीपी और थिक नेट की बात करूँ तो थोड़ा सा मुश्किल है और यही चीज़ अगर फाइबर ऑप्टिक्स में बात की जाए तो बहुत हार्ड हो जाती है। फिर कॉस्ट की अगर बात करेंगे तो हमें पता है कि यूटीपी सबसे चीप है, एसटीपी का प्राइस उससे ज़्यादा है, थिन नेट भी चीप है और थिक नेट का प्राइस इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा है और फाइबर ऑप्टिक्स तो है उसका प्राइस भी हायर था। तो यही इसकी एक डिसएडवांटेज भी थी। फिर उसके बाद इंटरफेरेंस फ्रॉम द आउटर एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा हायर होता है यूटीपी के अंदर, फिर मॉडरेट होता है एसटीपी के अंदर क्योंकि इसमें स्पेशल इंसुलेशन हमने लगाया था। फिर थिन नेट की अगर बात करूं तो उसमें भी मॉडरेट होता है। थिक नेट की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे ही हमारा जो उसका जो क्लैडिंग थी वो इंक्रीज़ हो जाती है तो उससे मॉडरेट हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हमने बात की थी फाइबर ऑप्टिक्स की तो वो लो था क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स को किसी और तरह के सिग्नल से फ़र्क पड़ना नहीं था। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि हमारा जो गाइडेड मीडिया था वो क्या था, क्या क्या उसके अंदर हमने बात की, अभी हमने सारा कंपैरिजन किया। अब हम बात करने वाले हैं हमारे अनबाउंडेड मीडिया, जिसको हम अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं और आज के टाइम की अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम उसको वायरलेस ट्रांसमिशन भी कहते हैं। तो इसी के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले अनबाउंडेड या अनगाइडेड मीडिया क्या होता है। तो वो मीडिया जिसके अंदर जो है हमारा सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जाता और जिसके लिए हम कोई स्पेशल कंडक्टर यूज़ नहीं करते तो उसको कहते हैं हम अनगाइडेड मीडिया। तो इस वाली जो कम्युनिकेशन को बोला जाता है वो वायरलेस कम्युनिकेशन बोला जाता है और इसके अंदर क्या होता है, जो सिग्नल होते हैं वो फ्री स्पेस के अंदर ब्रॉडकास्ट कर दिए जाते हैं। तो जिसके पास भी ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल को रिसीव कर सकता है तो वो सिग्नल जो है वो सबके पास पहुंच जाता है। फिर जो अगला पॉइंट इसके अंदर ऐड होता है कि इसके अंदर जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो कहाँ से कहाँ तक का यूज़ किया जाता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो 3 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 900 टेराहर्ट्ज़ तक का जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जैसे हमारा इंफ्रारेड हो गया, लाइट वेव्स हो गई और रेडियो एंड माइक्रोवेव्स। तो ये सारे जो हैं हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है प्रोपेगेशन मोड्स के बारे में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपने वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम समझना है और या तो आपको जानकारी है या आप इससे पहले नहीं जानते हो तो इस वाली चीज़ को जो है बहुत ध्यान से देखिएगा। जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वो 3 तरीके से काम करता है। जितना भी सारा कम्युनिकेशन होता है वो आयनोस्फेयर में काम होता है। फिर जो सबसे पहला जो हमारा प्रोपेगेशन होता है वो मोड होता है हमारा ग्राउंड प्रोपेगेशन मोड, जिसके अंदर क्या होगा, जैसे आपका यहाँ टावर लगा दिया, एक यहाँ टावर लगा दिया, वो जो है वो ग्राउंड टू ग्राउंड जो है वो सारा इसको कवर अप करेगा। फिर दूसरा क्या होता है स्काई प्रोपेगेशन। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक टावर लगा देते हैं, वो एटमॉस्फेयर में सिग्नल भेजता है और फिर जैसे हमें पता है कि एटमॉस्फेयर हमारा चेंजेस होता रहता है तो वो सिग्नल जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर दूसरे के पास चला जाता है। तो इसके अंदर जो स्काई प्रोपेगेशन है उसके अंदर इस वाले मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि वो आपस में दिखते रहे हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। तो ये किस किस तरीके से काम होता है ये डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड प्रोपेगेशन के बारे में, जिसमें जो सिग्नल रहेगा वो अर्थ के पैरेलल ही चलता रहेगा। तो इसमें के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो
ट्रांसमिशन होता है वो सारा रेडियो वेव्स के थ्रू होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो अर्थ का लोवेस्ट पोर्शन है उसको हग करके रखता है, यानी कि मतलब इसके बिल्कुल ही पास रखता है। इसके अंदर क्या होता है, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो होता है वो एमिट किए जाते हैं हर एक ऑल डायरेक्शन में एक ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू, और जिसको जो है जो हमारे अर्थ की कर्वेचर को फॉलो करेगा, यानी कि इसके साथ साथ रहेगा। तो ये सबसे पहला जो प्रोपेगेशन होता है वो ये प्रोपेगेशन होता है। फिर उसके बाद बारी आती है स्काई प्रोपेगेशन की। स्काई प्रोपेगेशन के अंदर क्या होता है, स्काई प्रोपेगेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हायर फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं, जो क्या करेंगे, आयनोस्फेयर के ऊपर चली जाएंगी और वो क्या हो जाएंगी, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ में आ जाएंगी। तो इस तरह का जो ट्रांसमिशन हो जाएगा, उसके लिए हमें जो है अगर सिग्नल भेजना है तो यानी कि हमें स्काई तक भेजना और फिर रिफ्लेक्ट करके रिसीव करना है, तो इसके अंदर क्या होगा, हमें जो है वो ग्रेटर पावर लगानी पड़ेगी और जो लोअर आउटपुट है वो पावर की वो मिलेगी, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें भेजने में और रिफ्लेक्ट करने में जो हमारा पावर लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। इसके अंदर क्या होता है हमारा कि हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल ट्रांसमिटेड इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली फ्रॉम एंटीना टू एंटीना, यानी कि जैसे आपके टावर बना दिए जाते हैं और एंटीना टू एंटीना, यानी कि एक से सिग्नल ट्रांसमिट होकर वो दूसरे को डायरेक्ट जो है वो भेजा जाएगा। तो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो आपका जो भी मोबाइल सिग्नल होता है वो यही जो है मेथड यूज़ करता है। फिर उसके बाद जो वायरलेस ट्रांसमिशन होता है वो कितने टाइप का होता है, वो हमारा 4 टाइप का होता है, जिसके अंदर हमारी सबसे पहले आती है रेडियो वेव्स, फिर आती है माइक्रोवेव्स, फिर उसके बाद बारी आती है सैटेलाइट माइक्रोवेव्स की, और उसके अंदर भी हमारे पास 2 अनगाइडेड मीडिया हैं जो हम अभी जो है वो स्मॉलर वर्जन के लिए यूज़ हो रहे हैं, जिसके अंदर इंफ्रारेड रेस आती है और हमारी लेज़र आती है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेसिक एलिमेंट ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर मुझे यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना है तो क्या क्या चाहिए होगा, तो इसके अंदर जो हमारा बेसिक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं। एक ट्रांसमीटर होता है, चैनल जो कि हमारा एटमॉस्फेयर रहेगा, और क्या होता है, रिसीवर होता है। तो ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, ट्रांसमीटर क्या करेगा, ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमीटर जो भी हमारा सिग्नल होगा उसको वायरलेस सिग्नल के अंदर जो है वो चेंज करता है और उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है जो भी एंटीना हमारे डिवाइस के साथ लगा होता है उसके थ्रू। तो जैसे आपने अपने घर में वाईफाई देखा होगा, तो जैसे ही एक सिग्नल कनेक्शन आता है, एक नेटवर्क एंटीना होता है, तो वो क्या करता है, जो हमारा वाईफाई भी है वो एक तरह का ट्रांसमीटर है, जिसके अंदर जो सिग्नल आया उसने वो क्या कर दिया, हर जगह पे जो है वो ट्रांसमिट कर दिया। फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है जो आपके फ़ोन में होता है वो होता है रिसीवर। तो वायरलेस रिसीवर क्या करेगा, उस सिग्नल को पिक कर लेगा जो भी हवा में होगा और जो सिग्नल आया था उसको वापस उसी के अंदर रिवर्ट कर लेगा। तो ये होता है बेसिक सिस्टम हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो सबसे पहला जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो वायरलेस मैकेनिज़्म है, जो वायरलेस मीडिया है जिसके अंदर कम्युनिकेशन किया जाता है, उसके अंदर सबसे पहली आती है रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स क्या होती हैं, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इसकी जो रेंज है वो 3 किलोहर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। जो रेडियो वेव्स है वो ओमनी डायरेक्शन में चलती हैं। ओमनी डायरेक्शन का मतलब क्या है, जैसा कि अगर मैं यहाँ पर आपने देखा होगा ये एक टावर होता है ऐसे। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब है कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये जो है वो हर एक डायरेक्शन में चलेंगे। जैसे आपका ये है यूं का यूं करके, यूं का यूं करके, यूं का यूं करके, वो जो है हर एक जगह पर जो है वो आपकी फैल जाएगी। तो इस वाले डायरेक्शन को क्या कहते हैं, वो ओमनी डायरेक्शन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक एंटीना होता है जो ट्रांसमिट करता है रेडियो वेव्स के अंदर, और जिसको जो है हर एक डायरेक्शन में जो सिग्नल है उसको भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट के बारे में कि इसके अंदर क्या होता है कि जो सेंडिंग और रिसीविंग के लिए हमें क्या होते हैं, एंटीना की ज़रूरत होती है। बट ये नहीं है कि वो दोनों एक ही तरीके से अलाइन होने चाहिए। तो वो एंटीना हमारे किसी लेवल पर हो सकता है और जो हमारा रिसीवर है वो किसी और लेवल पर हो सकता है। फिर उसके बाद आते हैं सेंडिंग एंटीना, जो है वो सैंड वेव करेगा और जिसको जो है किसी भी रिसीविंग एंटीना के थ्रू रिसीव किया
जा सकता है। तो जैसा कि हमने देखा था ऐसे ही हमारा था, यहाँ से सेंड होगा और बीच में कोई भी मोबाइल होगा वो इसको रिसीव कर लेगा। फिर उसके बाद जो अगली कैरेक्टरिस्टिक थी कि इसके अंदर क्या होता है, जो ओमनी डायरेक्शनल के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसकी जो है एक डिसएडवांटेज भी होती है। वो डिसएडवांटेज क्या होती है, द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय वन एंटीना आर ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस बाय अनदर एंटीना। तो ऐसा हो जाएगा कि मान लो जैसे अगर किसी ने इसी डायरेक्शन में ऐसे सिग्नल भेजा था, एक जो था एक टावर यहाँ था फिर एक टावर यहाँ है, तो ये भी इसी तरीके से आपका सिग्नल भेज रहा है, तो ये जो हो जाएगा दोनों आपस में इंटरफेयर कर जाएंगे, और ऐसे अगर इंटरफेयर कर जाएंगे तो आपका जो है वो काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए जब भी अगर रेडियो वेव्स की अगर मैं बात करें तो हमेशा जैसे आप रेडियो सुनते हो तो आपने ये सुना होगा कि हर एक चैनल की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होती है, और एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप एक ही रेडियो नेटवर्क सुन पाओगे। अगर उसी के ऊपर दो चैनल चलने लगे तो उसमें से किसी का भी जो है प्रॉपर रिसेप्शन जो है वो सिग्नल का नहीं होगा। जो अगली बात होती है इसके अंदर वो क्या होता है कि रेडियो वेव्स क्या होती हैं, पर्टिकुलरली लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी की होती है, और ये क्या करती हैं, जो हमारी वॉल्स होती हैं उसको पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो इसके अंदर जो इसकी ये वॉल्स को पेनिट्रेट करने वाली जो है वो हमारी एडवांटेज भी बन सकती है, और कहीं पर ये हमारे डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। डिसएडवांटेज कैसे कि आप चाहते हो कि आपका नेटवर्क आप तक सीमित रहे, तो वो आप तक सीमित नहीं रहेगा, आपकी दीवार के आर पार जो भी है उसको भी वो सिग्नल बराबर का बराबर रिसीव होगा। और इसका जो बेसिक एडवांटेज है, इसको जो यूज़ किया जाता है वो AM रेडियो या FM रेडियो के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी थ्रू जो कम्युनिकेशन होगी हम उसको आइसोलेट जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ रेडियो वेव्स के। रेडियो वेव्स की जो है वो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती हैं। तो हमें पता है कि जो मल्टीकास्टिंग के लिए होता है सबसे पहले इसके अंदर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर एक सेंडर होगा और मैनी रिसीवर हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपका FM रेडियो है, टेलीविज़न भी है, और जैसा कि आपका दूरदर्शन आता था उनके अंदर भी क्या होता था, रेडियो वेव्स यूज़ होती थी। और इसके अंदर जो है आज के टाइम पे जो वाइड एरिया नेटवर्क है, जो हमारा मोबाइल सेलुलर नेटवर्क है, उसके अंदर भी जो सिग्नलिंग मैकेनिज़्म यूज़ होता है वो भी हमारा जो है वो रेडियो वेव्स का यूज़ होता है। तो ये क्या करता है, बहुत ही लार्ज एरिया को कवर अप कर देता है, और इट कैन पेनिट्रेट थ्रू वॉल्स, और दीवारों के आर पार भी चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर इसका जो ट्रांसमिशन है वो हायर ट्रांसमिशन रेट होता है, यानी कि पूरे हर जगह फैल जाता है, तो ये हमारा हायर रेट ऑफ ट्रांसमिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं हमारे दूसरे ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे हमारी माइक्रोवेव्स क्या होती हैं। माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है तो वो हमारी 1 से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ तक हो सकती हैं। जो भी इस फ्रीक्वेंसी के अंदर जो भी वेव्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम माइक्रोवेव बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि जैसा रेडियो वेव्स था, रेडियो वेव्स ओमनी डायरेक्शनल थी, और ये क्या हमारी यूनिडायरेक्शनल, यानी कि इस तरह की जो डायरेक्शन है वो बनी रहेगी। फिर उसके बाद बात करते हैं हम व्हेन एंटीना ट्रांसमिट माइक्रोवेव दे कैन बी नैरोली फोकस्ड। वो क्या रहेंगी, नैरोली फोकस्ड, क्योंकि यूनिडायरेक्शन है, वो एक ही लाइन के अंदर क्या रहेंगी, ऐसे फोकस रहेंगी। फिर उसके बाद क्या करते हैं, दिस मीन्स द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना नीड टू बी अलाइंड। तो जैसे हमारा रेडियो वेव्स के अंदर ये ज़रूरी नहीं था वो अलाइन होने चाहिए, इसके अंदर क्या होते हैं, अलाइन होने चाहिए। जैसे सेंडर भी अगर इसी एंगल में भेज रहा है तो रिसीवर करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसी हाइट पर जो है वो उसको रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं हमारी जो यूनिडायरेक्शनल होने की वजह से अपनी अलग एडवांटेज बनती हैं, वो क्या होती हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेयर ऑफ एंटीना कैन बी अलाइंड विदाउट इंटरफेयरिंग अनदर पेयर ऑफ एंटीना। तो जैसे रेडियो वेव्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऐसे ओमनी डायरेक्शनल में होंगी और दूसरी भी जो होंगी वो इस डायरेक्शन में होंगी, तो ये इंटरफेयर कर सकती हैं। बट अलाइन अगर मैंने कर दिया है तो यानी कि जैसे ये इस वाली लेंथ में भेज रही है तो यहाँ ये किसी और के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगी। अगर यहाँ से यहाँ अगर कोई सिग्नल भेज रहा है तो वो सिग्नल जो है वो बिल्कुल अलग रहेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोवेव प्रोपेगेशन, यानी कि अगर माइक्रोवेव का प्रोपेगेशन कराना है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये किसके ऊपर काम करेंगे, लाइन ऑफ साइट के ऊपर काम करेंगे।
इसके अंदर क्या हो जाएगा कि टावर जो है वो माउंट करने पड़ते हैं और उनकी जो है डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे की तरफ करनी पड़ती है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो टावर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े बनाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू वॉल्स। तो जैसे रेडियो वेव्स था वो वॉल्स के थ्रू पेनिट्रेट हो सकता था, तो हायर वेव जो होती हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स होंगी वो वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो है इसकी एक डिसएडवांटेज भी बन जाएगी, क्योंकि अगर कोई इस तरह का सिग्नल भेज देता है और वो किसी बिल्डिंग की तरफ होता तो वो बिल्डिंग उसको सिग्नल को जो है वो कैंसिल आउट कर देगी। फिर उसके बाद बात करते हैं, माइक्रोवेव बैंड इज रिलेटिवली वाइड, ऑलमोस्ट 299 गीगाहर्ट्ज़ जो होते हैं, इतना जो है ये बैंड जो होता है इसमें वाइड होता है। यानी कि अगर मैं मान लो अलग अलग जो है रेंज के ऊपर अलग अलग फ्रीक्वेंसी भेज सकता हूँ यूनिडायरेक्शनल में, देयरफॉर वाइडर सब बैंड कैन बी असाइंड एंड हायर डेटा रेट इज़ पॉसिबल। यानी कि इतने मेरे पास बैंडविड्थ है तो उसमें से कोई भी किसी को भी असाइन कर सकता हूँ, और जितना हायर डेटा रेट चाहूँ उतना हायर डेटा रेट मैं ले सकता हूँ। फिर उसके बाद बात करते हैं हम, यूज़ ऑफ सर्टेन पोर्शन ऑफ बैंड रिक्वायर परमिशन फ्रॉम अथॉरिटी। तो जैसे आपको पता है कि अगर मुझे कोई भी इसी तरह का कम्युनिकेशन करना है तो मुझे गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेनी पड़ती है। जैसे आपका कोई भी अगर आप मोबाइल नेटवर्क बनाते हो तो पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं कि ये वाला जो बैंड है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो होता है यूनिडायरेक्शनल एंटीना फॉर माइक्रोवेव्स। तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, इस तरह के एंटीना लगाने पड़ते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो तरह के एंटीना होते हैं, ये आपने देखा होगा आपके घर में अगर कोई भी टीवी वाला लगा हुआ है, डिश टीवी, एयरटेल टीवी, टाटा स्काई लगा हुआ, तो उन सब के अंदर जो है आपका कुछ इस तरह का एंटीना लगता है। तो वो क्या करता है, जो भी सिग्नल आएगा उसको रिसीव करके यहाँ जो फोकस पॉइंट होता है उस पर भेज देता है, और वो रिसीव करके उसको क्या है फर्दर प्रोपेगेट कर देता है। फिर दूसरे तरह का एंटीना जो होता है वो क्या होता है, हमारा हॉर्न टाइप का एंटीना होता है, और वो जैसे ही सिग्नल आएगा उसको रिसीव करेगा और इस तरीके से वो सारी चीज़ें जो है वो रिसीव कर लेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स की क्या होती हैं, जैसे हमें पता है यूनिडायरेक्शनल होती है इसकी प्रॉपर्टीज़, तो इसको यूनिकास्ट यानी कि 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका जो आज के टाइम पे सैटेलाइट टेलीविज़न चलता है, जो आप डिश घर पे लगाते हो, तो वो भी जो है माइक्रोवेव के थ्रू चलता है। देयर आर यूज्ड इन सेल फोन, सैटेलाइट नेटवर्क एंड वायरलेस लैन। तो इसके अंदर जो भी था हमारा मोबाइल नेटवर्क, सैटेलाइट नेटवर्क और वायरलेस, सारे किसके थ्रू चलेंगे, वो सारे चलेंगे हमारे माइक्रोवेव के थ्रू। फिर उसके बाद जो हमारे जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव जो हमारा धरती पे चलता है, दूसरा क्या होता है हमारा सैटेलाइट माइक्रोवेव जिसको सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी कहते हैं। फिर उसके बाद माइक्रोवेव्स की अगर मैं एडवांटेजेस के बारे में बात करूंगा तो सबसे पहली एडवांटेज है कि लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक जो सिग्नल है वो कम से कम 1000 की वॉइस जो है वो एक साथ कैरी करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा सकता है। फिर उसके डिसएडवांटेज क्या होगी, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टावर लगाने पड़ते हैं, स्पेशल सेंडर और रिसीवर लगाना पड़ेगा, स्पेशल डिवाइस लगेंगे, तो इससे क्या हो जाती है इसकी सारी की सारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। फिर उसके बाद टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में जैसा हमने अभी कोएक्सियल केबल के बारे में पढ़ा था कि उसकी एक डिस्टेंस होती है, उसके बाद रिपीटर यूज़ करने पड़ते हैं, तो सेम तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो जो अर्थ के ऊपर अगर मुझे माइक्रोवेव कम्युनिकेशन करनी होती है तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अलग से रिपीटर लगा सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा जो सिग्नल की सेंडर से लेके और रिसीवर तक का जो डिस्टेंस है वो उसको काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। इसके अंदर क्या करेगा, जैसे ये सिग्नल भेजेगा ये सारा इसको रिसीव करेगा और इसको कन्वर्ट करके ये क्या करेगा इसके पास फॉरवर्ड करेगा, फिर ये सारा रिसीव करेगा कन्वर्ट करके इसके पास फॉरवर्ड करेगा और ये सारा इसके पास फॉरवर्ड करेगा। तो इस तरीके से जो है आपका पूरा जो है एक सेट बन जाता है जिसके थ्रू आप धरती के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो है वो सारा का सारा कम्युनिकेशन कर सकते हो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव के थ्रू। फिर उसके बाद बात करते हैं हमारी सैटेलाइट माइक्रोवेव। सैटेलाइट माइक्रोवेव किस तरीके से काम करती है कि इसके अंदर क्या होता है, जो एक सैटेलाइट जो है हम जैसे यहाँ पर और यहाँ पर जो है उसको
धरती के बाहर जो है वो प्लेस कर देते हैं, और जिसको लेने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, या तो रॉकेट होता है या स्पेस शटल के अंदर जो है हम उसको भेज देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, तो इनकी पोजीशन जो है वो धरती के इक्वेटर के 36,000 किलोमीटर ऊपर ली जाती है, और उसको इस स्पीड के साथ मैच किया जाता है कि उसकी स्पीड जो है वो धरती की रोटेशन स्पीड के साथ मैच हो जाए। उसको मैच होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको मैच होने से ये फ़र्क पड़ेगा कि वो जो है हमारी जियो सिंक्रोनस हो जाएगी। जियो सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपकी धरती घूम रही है उसी स्पीड के साथ साथ आपकी सैटेलाइट घूम रही है, तो दोनों की जो रिलेटिव पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी। और ये हमें ऐसा लगेगा कि जो सैटेलाइट है हमारी वो घूम नहीं रही है, वो सिर्फ एक पॉइंट पर जो है वहाँ पर लगी हुई है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो हम जो है ग्राउंड से सैटेलाइट को एम कर सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा स्काई के अंदर। फिर हम बात करते हैं हमारी सैटेलाइट माइक्रोवेव की एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहली क्या एडवांटेज होगी, ट्रांसमिटिंग स्टेशन कैन रिसीव बैक इट्स ऑन ट्रांसमिशन एंड चेक वेदर द सैटेलाइट हैज़ ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन करेक्टिवली, यानी कि इन्फॉर्मेशन भेजी भी है, उसको रिसीव करके ये भी देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमारी जो थी जैसे भेजी थी वैसे कि वैसे आई है या नहीं आई है। उसके अंदर क्या हो जाएगा, सिंगल माइक्रोवेव रिले स्टेशन विच इज़ पॉसिबल फ्रॉम एनी पॉइंट, यानी कि अगर मैंने एक तरह का एक ऐसा सिस्टम बना लिया है तो उसके थ्रू मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। फिर इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो जैसा कि बताया था कि सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट जो है वो बहुत आ जाएगी, फिर उसको लॉन्च भी कराना है, स्पेस में भी भेजना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हायर कॉस्ट लगेगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जैसा कि बताया मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्चिंग दोनों क्या है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती हैं। तो जनरली इसको जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है, और सिर्फ स्पेसिफिक स्पेस स्टेशन होते हैं जहाँ से ये सैटेलाइट लॉन्चिंग होती है। जैसा कि हमारा हरिकोटा था, अभी हमने जो था इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट एक साथ लॉन्च की गई थी। फिर अगले डिसएडवांटेज में क्या पड़ती है, अगले डिसएडवांटेज ये पड़ती है कि ये जो है वेदर कंडीशन के ऊपर काम करती है, कि जैसे अगर मान लो मेरी वेदर कंडीशन ख़राब है तो जो भी जितना भी सिग्नल हम सेंड कर रहे हैं और उसको रिसीव कर रहे हैं उसके अंदर जो है वो गड़बड़ आ सकती है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम हमारी अदर अनगाइडेड मीडिया के बारे में, जिसके अंदर इंफ्रारेड वेव्स आती हैं। सबसे पहले तो इंफ्रारेड वेव्स क्या होती हैं कि इंफ्रारेड को जो है हम जो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 300 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 400 टेरा हर्ट्ज़ तक होती है, और इसके अंदर जो है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हमें मान लो शॉर्ट रेंज है, मेरे कमरे में ही 2 सेल फ़ोन है तो उसके बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। हमें पता है जो हमारा टीवी का रिमोट है वो इसी के ऊपर चलता है, और जो हमारे कंप्यूटर और सेल फ़ोन के बीच में जो भी है, हम अगर दोनों को पास में रखें तो इंफ्रारेड के थ्रू भी जो है वो डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि हमारे पास इंफ्रारेड ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होने चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारी, तो इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये हाई बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है, और जिसके अंदर जो डेटा रेट है वो काफ़ी हाई होती है, और इंफ्रारेड जो है वो वेव्स वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जिससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो हमारी कम्युनिकेशन है वो नियर बाय एक रूम तक रहती है और वो अनइंटरप्टेड रहती है, कि कोई किसी दूसरे रूम में अगर ऐसी कम्युनिकेशन होती है तो उससे वो अनइंटरप्टेड रहती है। और क्या होता है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी विद मिनिमम इंटरफेरेंस, बेटर सिक्योरिटी क्योंकि आपके रूम टू रूम ही है, और इसके अंदर कोई मिनिमम और इसके अंदर जो है वो कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इज अनरिलायबल आउटसाइड द बिल्डिंग बिकॉज द सन रेज विल इंटरफेयर विद द इंफ्रारेड वेव्स। तो जो इंफ्रारेड का जो कम्युनिकेशन है उसको विदाउट सन आपको यूज़ करना पड़ता है, जहाँ पर सन की किरणें आ जाती हैं, सूरज की किरणें आ जाती हैं, तो जैसे ही वो अपनी फ्रीक्वेंसी सेंड करेगा तो वो मैच नहीं हो पाएगी और जो हमारी कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर उसके बाद बात करते हैं हम हमारे जो लास्ट कम्युनिकेशन मेथड है वो क्या है, लेज़र के बारे में। तो लेज़र क्या है, ये डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट है, क्योंकि एक पॉइंट से आप लाइट भेजोगे दूसरे पर उसी पॉइंट से रिसीव होगा, और ये क्या होता है हमारा यूनिडायरेक्शनल वेव्स के जैसे, बट इसकी जो स्पीड है वो माइक्रोवेव स्पीड से बहुत ज़्यादा हायर होती है। फिर उसके बाद क्या कहता है, लेजर ट्रांसमिशन रिक्वायर यूज़ ऑफ लेजर ट्रांसमीटर एंड फोटो सेंसिटिव रिसीवर। तो एक जगह से हमें लेज़र लाइट ट्रांसमिट करनी है और दूसरे पर हमें क्या करना है, फोटो सेंसिटिव से उसको रिसीव करना है। फिर उसके बाद क्या होता है,
कि लेज़र ट्रांसमिशन क्या होता है, वो पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन ही हो सकता है। कि जैसे एक बिल्डिंग के ऊपर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया है और दूसरे बिल्डिंग के ऊपर जो है मैंने यहाँ सेम लेवल पर एक पॉइंट बना दिया, तो इन दोनों के बीच में जो है इस तरीके से लेज़र से कम्युनिकेशन हो सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि लेज़र के डिसएडवांटेजेस यह हैं कि ये भी जो है हमारी वेदर से इफ़ेक्ट हो जाती है। तो ये सब कुछ था ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपने अब तक यहाँ देखी है तो थैंक यू वेरी मच। आप अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो और वो नॉलेज बढ़ानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज का टाइम पे हम मूवी देखने में या बाकी और चीज़ें बकवास करने में अपना सारा टाइम जो है वो बर्बाद कर देते हैं। बट जहाँ पर जो चीज़ें आती हैं जो हमारी लाइफ को चेंज कर देती हैं, हम उनको टाइम जो है वो बिल्कुल नहीं दे पाते हैं और उनको सबसे पहले हम स्किप करते हैं। फिर रिज़ल्ट ये होता है कि जैसे ही आप जितनी जल्दी आप उनको स्किप करते हो उतनी जल्दी ही आपकी लाइफ में से वो चीज़ें आपको स्किप करती हैं। तो इस तरह की चीज़ें मत करें। आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और लर्निंग जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।